हाय एवरीवन। आज हम हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी में ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं और मतलब क्या आंसर हो सकते हैं और इसको लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर भी हम विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए मिल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूर एग्ज़ाम देते समय जो पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन होता है उसको अवश्य पढ़ें, बिकॉज़ कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं। कई बार केवल ब्लैक पेन लिखा होता है, कई लोग ब्लू पेन लेकर चले जाते हैं। निगेटिव मार्क्स है कि नहीं ये ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, मुझे अभी जस्ट मिला है, तो इसको रॉ सेंस में ही लगा रहे हैं। पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, तो आइए मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन, तो आपके दिमाग में एक छवि बन जानी चाहिए कि जब हम आदर्श कंडीशन में क्लाइमेटिक रीजन पढ़ते हैं तो वो किस साइड में चाइना टाइप आएगा। तो आपको पता ही है कितने से कितने डिग्री के बीच में आएगा। ये ईस्टर्न कोस्ट पर आएगा, ईस्टर्न साइड में, पूर्व की ओर। ठीक है, देन आगे बढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन है, दीज आर लोकेटेड ऑन बोथ हेमिस्फेयर बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इसका अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ये दे रहा है कि ये दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है, इन प्रदेशों के पश्चिम में प्रायः शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। एंड चौथा ऑप्शन है, इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, दूसरा 2 और 3, सी है 1, 2, 3 और 4 और डी है 1 और 2। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे इन्होंने दिया कि दीज आर लोकेटेड ऑन बोथ हेमिस्फेयर बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर हम आदर्श कंडीशन में देखते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन जो है 0 से 10 डिग्री में पाया जाता है। और अगर ईस्टर्न भाग की बात करें तो सबसे पहले मानसून आएगा, मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसको हम 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रखते हैं। और फिर आता है चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसको हम 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रखते हैं। तो ये आदर्श कंडीशन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 25 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड, यह पहला ऑप्शन सही है। ठीक। दूसरा है कि जनरली ड्राई डेजर्ट आर फाउंड टू द वेस्ट ऑफ दिस रीजन। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है और अनुतट व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे वो अंदर की ओर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आर्द्रता में कमी आती है और ड्राइनेस बढ़ जाता है, तो वेस्ट साइड में बारिश कम होगी। ठीक है। तीसरा है, नियर टू दीज रीजन्स ऑन द सी कोस्ट्स कोल्ड करंट फ्लोज। देखिए यही यहाँ सोचने वाली बात है। यहाँ पर केवल दिया है सी कोस्ट के बारे में, ना तो ईस्ट कोस्ट लिखा है ना तो वेस्ट कोस्ट लिखा है। तो अगर आप ध्यान से अगर हम ये समझने का प्रयास करें तो चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन, चूँकि ये ईस्ट कोस्ट पे है, और अगर आपने करंट के बारे में थोड़ा भी आप जानते हैं कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा किस क्षेत्र में बहती है, तो इस लाइन को मतलब इस ऑप्शन को आप सही से समझ पाएंगे। तो अगर करंट की बात करें तो जो कंटिनेंट होता है, तो जो कंटिनेंट का ईस्ट कोस्ट होता है वहाँ पर गर्म जलधारा का प्रभाव होता है, और वेस्ट कोस्ट जो होता है वहाँ पर ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है। ठीक है,
तो इस हिसाब से देखें तो चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन जो है इस कोस्ट पर है, और यहाँ पर बोल रहा है कोल्ड करंट, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हॉट करंट। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है एनुअल एवरेज रेनफॉल अकर बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। ये बेसिकली मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश के लिए होता है। यहाँ पर बारिश 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इस प्रकार देखें तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, और यह डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी जो है हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है। यहाँ पर जैसे चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन दिया है, कई बार यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न क्लाइमेटिक रीजन भी दे सकता है, या हिंदी में बोले तो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जलवायु क्षेत्र। जैसे अभी हाल ही में आपने यूपीएससी के पेपर में देखा होगा, उन्होंने एक ऑप्शन बनाया था, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश को उन्होंने लिखा था शीतोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जलवायु प्रदेश। तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी इज़ अ पॉलीमर ऑफ। पीवीसी क्या होता है? आप सब देखे हैं आजकल गेट बनाने के लिए या खिड़की बनाने के लिए पीवीसी का उपयोग काफ़ी हो रहा है। तो पीवीसी किसका पॉलीमर है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो किसका पॉलीमर हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, किसी बच्चे ने इसमें स्टाइरिन लगाया है, बेसिकली पॉलीस्टाइरिन अलग होता है। ठीक है, तो इस आधार पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। दूसरा ऑप्शन, चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल है। देखिए कई बार क्या होता है कि गैर संपर्क, संपर्क, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी एक बार अवश्य पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा, एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विथ अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए बेसिकली दो तरीके का फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब कि फोर्स तो लग रहा है पर उसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको आपने देखा होगा, जैसे आप कंघी करते हैं और बालों को ज़्यादा रब कर देंगे तो कंघी में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। और अगर छोटे छोटे कागज़ आप बना लेते हैं या रुई होता है तो उसको दूर से भी रखेंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। दूसरा को बाद में डील करते हैं। तीसरा देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल सही है, पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। तीसरा है, एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विथ अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल भी गलत है ये, क्योंकि आप अगर किसी चुंबक को पकड़ें और उसके समकक्ष कोई वस्तु लाएं जो उससे अटैच्ड हो सकता है, जैसे लोहा, तो दूर से ही उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो दूसरा अगर ऑप्शन गलत हो गया तो ए बी सी हमारा गलत हो गया, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या हो गया 1 and 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 and 3। ठीक है, नाउ हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ इंडियन फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक वाज सेटअप ऑन जनवरी 30, 2024 एट। तो ये बोल रहा है कि उत्तर भारत में कौन सा प्रथम ह्यूमन डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। अब इसके ऑप्शंस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसका सही उत्तर तो बी है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, अगर मान ले कि देखिए यहाँ बैठ के तो सोचना आसान है, तो फिर भी अगर आप लगाना चाहें कि ऑप्शन के हिसाब से, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपको पता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पिछले 2-4 सालों में कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जनरली पॉलिटिकल सेंसेशन के लिए ही जाना जाता है। अब आप फंस सकते हैं कि यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी नाम दिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम दिया है। तो देखिए 50-50 में अब आपका रिस्क लेना है, तो कोशिश कीजिए जो फेमस है, जहाँ पर कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हुई है उसी को लेने का। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको पता है सुपर कंप्यूटर भी स्थापित किया गया है, तो इस हिसाब से बी के साथ आप जा सकते हैं अगर नहीं पता हो तो। पांचवा क्वेश्चन है हु यूज द टर्मिनोलॉजी सेफ्टी वॉल्व फॉर द कांग्रेस इन हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन द यंग इंडिया ऑफ 1916। अगर हिंदी में इसे पढ़ें हम तो लिखा है किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था। तो देखिए ये बेसिकली कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। सबसे पहले अगर सुरक्षा बल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एओ ह्यूम को जानते हैं, उनके जीवनी कार थे वेडरबर्न। उन्होंने ही अपने एक लेख में इस बात को लिखा था सेफ्टी वॉल्व को। बाद में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही संबंधित था। तो उन्होंने क्या किया कि सुरक्षा बल्ब शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे अरविंदो घोष, तो ये तो बेसिकली आप देखिए अनुशीलन समिति वगैरह था उस समय जो बंगाल में एक इंसर्जेंसी हुई थी, तो अरविंदो घोष पकड़े गए। उसके बाद इन्होंने तो मतलब राजनीति से एक तरीके से सन्यासी ले लिया। एनी बेसेंट एक उदारवादी महिला थी, मतलब इन पर तो विचार आप कर ही नहीं सकते। हाँ, कंफ्यूज आप हो सकते हैं बाल गंगाधर तिलक को लेके। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक बेसिकली इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। देखिए G7 शिखर सम्मेलन हर साल होने वाली एक बैठक है। जैसे 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में होगा। अब है कि किन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, तो देखिए गाजा युद्ध तो हो ही रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यूक्रेन युद्ध रसिया और यूक्रेन के बीच हो ही रहा है, तो इस पर तो होना ही था क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी इसमें बुलाया गया था। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज ये तो हॉट मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र सुधार, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुधार के बारे में कुछ चर्चा नहीं होती। बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा संस्था है जहाँ जो
मजबूत देश हैं, विकसित देश, वो नहीं चाहते कि यहाँ सुधार हो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, संयुक्त राष्ट्र सुधार। अब आ जाइए 7वें नंबर क्वेश्चन पर। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? तो देखिए, इसको निकालने के दो तरीके हैं। मतलब एक तो चूँकि 1980 की ही बात की गई है और मार्च से जुलाई की ही बात की गई है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि 17 मार्च को सोमवार है तो 7-7 दिन जोड़ के और आप पहुंच जाएं कि 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कि आप मार्च 31 का होता है 17 तारीख, तो इसमें से दिन घटा लें कितना आ रहा है, और फिर अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, तो 30-30 60 और 30 90 91 दिन इधर हो गया, 12 दिन उधर और इधर 14 दिन, तो 12 दूना 24, 25 26 और 91, उसको जोड़िए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो आपका शेषफल आएगा उसके बाद सोमवार से जो बचेगा तो आप करेंगे तो लास्ट में 5 बचेगा, तो वो शनिवार दिन आ जाता है। अगर आप वैसे सोमवार से सोमवार 7-7 दिन जोड़ते जाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, लास्ट में शनिवार ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शनिवार। ठीक है, तो शनिवार इसका सही आंसर हो गया। अब आप आ जाएं 8वें क्वेश्चन पे। चलिए हिंदी में ही कर लेते हैं। किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं, यदि निम्न में न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? यह निम्न में न्यूटन के, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप उसमें बैठे हुए हैं और आगे की दिशा में झुक रहे हैं, मतलब कि आप जड़त्व की स्थिति में हैं, और जड़त्व में आप जब रहते हैं तो आप जिस अवस्था में होते हैं उसमें बदलाव नहीं चाहते हैं। तो ये बेसिकली न्यूटन के फर्स्ट रूल के हिसाब से सही है। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट रूल, डी ऑप्शन सही होगा। संध्याकार नंदिन के रामचरित्र में केंद्रीय व्यक्ति कौन था? यहाँ रामपाल दिया है, विक्रमादेव दिया है, चंद्रगुप्त दिया है और हर्ष दिया है। तो ये बेसिकली पाल वंश से संबंधित थे, तो रामपाल इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए। अब आ जाइए 10। ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली है? हाँ, देखिए अभी तो वहाँ पर चुनाव हुआ, लेबर पार्टी से जीतकर लेबर पार्टी ने सरकार बनाया है, लेकिन इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी जिसमें ऋषि सुनक वहाँ के पीएम थे। उससे पहले वहाँ पर लीज ट्रस वहाँ के पीएम हुआ करते थे। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं थेरेसा में। बेसिकली डेविड कैमरॉन जब हटे थे तब थेरेसा में बनी थी, और थेरेसा में जब हटी थी तब बोरिस जॉनसन बने थे। ठीक है, तो ये थोड़ा जानने वाली बात है। नीरा नहर किस राज्य में अवस्थित है? बेसिकली ये रटने वाला चीज़ है, आप अचानक से बता नहीं पाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो देखिए प्राइमरी कलर अगर आपको पता है पीला, लाल और नीला होता है, तो हरा इसका विषम सही होगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? हरा। अब है 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो ये यूएसए ने किया है। एक व्यक्ति हैं यूएसए के,
उनके प्रत्यारोपित किया गया था और वो 40 दिनों तक जिंदा रहे और मर गए। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में वो पूछ लें किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी बीपीएससी का भी पेपर होने वाला है। अभी तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है लेकिन आने की संभावना है। फिर उसके बाद यूपी पीसीएस है एंड यूपी आरओ है और भी एग्ज़ाम है, तो इसमें यूएसए सही आंसर है। निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत ही अधिक पराबैंगनिक विकिरण को अवशोषित करती है? देखिए, इसमें जो क्रुक्स कांच होता है, क्रुक्स कांच, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। बेसिकली देखिए, जो हम चश्मा पहनते हैं, ग्लास लगाते हैं, वो क्रुक्स कांच का ही बना होता है। तभी ये क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और विजुअल रेज को रिफ्लेक्ट करता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम बताना है। तो आप सबको पता है कि अपने पर्सनल रीज़न के कारण अरुण गोयल साहब जो थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आ जाइए आगे के क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? देखिए, ध्रुवीय भालू ध्रुवीय प्रदेशों में रहता है और ये ऑप्शन के हिसाब से ये सच्चा गुण पूछ रहा है, तो मांसाहारी, सर्वाहारी, मार्सुपियल और शाकाहारी। देखिए, जिन्होंने ये डी ऑप्शन लगाया वो तो सही नहीं है। बेसिकली ध्रुवीय भालू जो है मांसाहारी जानवर होता है, क्योंकि वो क्या खाता है, सील को खाता है। बेसिकली वो सील को पकड़ के खाते हैं और वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखा होगा, पोलर बियर 2022 में आया था, तो उसमें ये आपको दिख जाएगा। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई? तो ये तो सर्वविदित है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी बैठक मतलब सेकेंड बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनें। पहली पंचवर्षीय योजना केंद्रित करना किस पर था? सेवा पर ध्यान केंद्रित करना? बिल्कुल भी नहीं। सर्विस सेक्टर तो हमारे यहाँ कब सबसे तेज़ी से ग्रो किया है? एलपीजी के बाद। चौथी पंचवर्षीय योजना ध्यान केंद्रित करना मतलब वैश्वीकरण पर, ये तो एलपीजी रिफॉर्म में आया ना 1991 में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना था। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने महालनोबिस और जवाहरलाल नेहरू मॉडल से जो भारी उद्योग थे उसी पर बल दिया था। और थर्ड तो है तीसरी पंचवर्षीय योजना मजदूरी वस्तुओं पर ध्यान, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चलिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। सॉरी, 19 नंबर नीचे ही है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली मुझसे पूछेंगे तो एक तरीके का ये फालतू क्वेश्चन है। बिकॉज कौन, मतलब विजयनगर साम्राज्य है, अब 300 बंदरगाह याद रखेंगे आप? ठीक है, किसी ने चर्चा कर दिया। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी एक सीपीएफ में भी पूछा गया। तो इसका सही उत्तर पहले जान लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे ए है अलबरूनी, तो अलबरूनी विजयनगर साम्राज्य में नहीं थे, आप सबको पता है कब है। तो वो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। अब्दुल रज्जाक, यस, ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे और ये देवराज सेकंड के समय में आए थे। ठीक है। मार्को पोलो, वो तो 1200 कुछ में आए थे। और विजयनगर साम्राज्य जो है, आप देखिए एमबीटी के समय हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था करीब 1336 में।
एंड इवन बतूता, ये तो MBT के समय में 1333 में आए थे। ये मोरक्को से आए थे, मोरक्को के यात्री थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, अब्दुल रज्जाक। ठीक है। अब देखिए इसी से एक रिलेटेड CPF में क्वेश्चन पूछा कि मार्को पोलो जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था, वहाँ पर उन्होंने बागवानी, फूल, सब्जी इन सब की चर्चा की है। और बताइए कि अब्दुल रज्जाक ने किस फूल की चर्चा की जहाँ मतलब वहाँ के लोग उसका उपभोग ज़्यादा करते थे खाने में भी। अब आप बताइए कौन याद रखेगा कि किस फूल को वो लोग खाते थे और नहीं खाते थे, लेकिन इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार इन लाइनों को पढ़ते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, पर खैर इन क्वेश्चंस को करना मुश्किल है, पर फिर भी देखने वाली बात है कि हम मतलब जो बोर्ड्स हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बना रहे हैं। और ये भी नहीं कि UPSC मतलब ये PCS का क्वेश्चन है तो हम UPSC का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ना देखें। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बिल्कुल, 20 + 20 + 20 × 20/100 करेंगे तो 44% इसका आंसर आ जाएगा। तो चूँकि ये मुँह से बन जा रहा है तो इसीलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ है, भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकीय क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया गया। तो देखिए इसका सही आंसर कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे एक बार मैं CAPF का क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें मुझे मिला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये है हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जनरली हम माइकल फैराडे का नाम सुने हैं तो जनरली हम वैसा ही लगाते हैं, परंतु अगर नहीं आ रहा हो तो अगर निगेटिव हो तो छोड़ने का प्रयास करें। मतलब चांसेस तभी ले जब आपको लगे कि 50-50 कर लिया हो। जैसे आइजैक न्यूटन तो हो नहीं सकता है, हारिस क्रिश्चियन अयरस्टेड, मतलब इनके बारे में जानकारी ही नहीं है मुझे। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब, महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है। ए है तजाकिस्तान, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है ईरान। तो देखिए अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप इसको सही कर सकते हैं, बेसिकली ऑप्शन ही ऐसा है। ईरान, इसी के लिए वहाँ पर अभी आंदोलन हुए, फिर भी उन्होंने नहीं हटाया। बांग्लादेश से उम्मीद और पाकिस्तान से तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार जो तजाकिस्तान है वो इसका सही आंसर होगा। अब है, फॉर्स टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है। तो देखिए ए PVC, बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सी पॉलीथीन, डी थर्मोप्लास्टिक। तो इसका सही आंसर बी होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। तो देखिए बेसिकली क्या है कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग एक्चुअली जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तो उन्होंने ही इन चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने टास्क फोर्स बनाया था, लेकिन वो टास्क फोर्स 1977 में ही बनी थी और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो सौंपा 1979 में सौंपा। तो देखिए अब मैं क्या कहूँ, मतलब इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से तो सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन तत्काल के लिए आप 1979 मार लीजिए। लोएस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ये आसान है, अगर आपने लैंडफॉर्म्स पढ़ा हो तो जो वायु प्रक्रम होता है
उसके द्वारा ही लोयस मृदा बनती है। हिमानी प्रक्रम बिल्कुल नहीं, सतही वाही जल प्रक्रम बिल्कुल भी नहीं, भूमिगत जल प्रक्रम बिल्कुल नहीं। अगर आपने ड्यून मूवी भी देखा होगा तो उसमें लोयस सॉइल का चर्चा किया है कई जगह, तो आप अगर मूवी भी देखते हैं तो कई बार इसको सही कर ले सकते हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस, सी है सलाइवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है पैंक्रियाटिक जूस सलाइवा। तो बेसिकली देखिए ये सभी है डाइजेशन के प्रोसेस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए अगर इसका सही आंसर, तो चूँकि वसा की बात की है फैटी एसिड, तो बाइल जूस जो निकलता है गॉल ब्लैडर से लीवर होते हुए, तो वो क्या करता है फैट को ब्रेक करके फैटी एसिड में चेंज कर देता है। और पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम जो निकलता है वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, साथ में फैट को भी डाइजेस्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा आप ये देखिए कि इसमें एक दो और ऑप्शन है, जैसे सलाइवा है, तो सलाइवा बेसिकली क्या है, स्टार्च को ब्रेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, मुंह चलाते हैं, जो हमारे मुख में जो थूक कहते हैं ना, रस लसलसा पदार्थ, उसको सलाइवा कहते हैं। HCl वो आपको स्टमक में जनरेट होता है। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो जो एसिडिटी का इशू होता है इसी कारण से होता है। ठीक है, तो ये भी डाइजेशन में काम करता है। म्यूकस ये तो नाक में पाया जाता है। ग्रेफाइट न्यून में से किसका प्रूफ है? तो ये आसान है, तो इसके लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। ये कार्बन, ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 के बाद हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए ये तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, आप देख लेंगे, ये आसान है। मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास, ये बेसिकली आप समझिए तो जो फूड चेन होता है उसका पार्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो घास हो जाएगा, तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक, सांप जो है मेढक को खाता है और सांप को गरुड़ खाएगा। तो इस हिसाब से ये सही आंसर सी हो जाएगा। पादप उत्तक में डैश की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद्य बनाती है। देखिए ऐसी लाइनें लिखी हुई है जो मतलब आप अगर इंग्लिश ना पढ़ें तो समझ में भी नहीं आए। ऑप्शन है ए रंध्र, बी है कॉर्क, सी है फ्लोएम तंतु, डी है बाह्य त्वचा। तो आप इंग्लिश में भी एक बार देख लें इसे। इन द प्लांट टिश्यू द सेल वॉल ऑफ डैश आर कोगुलेटेड बाई सुबेरिन। ठीक है, तो स्टोमाटा जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें रंध्र दिया हुआ है हिंदी में, तो ये स्टोमाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सी बेसिकली क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर कोई भी चीज़ निर्भर ही नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो 30 नंबर तक हमने कर लिया। 20 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, 50 तक कर लेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन है। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा। देखिए ये कठिन क्वेश्चन है, इसको कर पाना कठिन होता है। जिनका ऑप्शनल हो चाहे जिन्होंने मैपिंग अच्छे से किया हो वही जान पाएंगे। पेनाइन बेसिकली इंग्लैंड में ही स्थित है और इसका विस्तार ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, डी उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही आंसर ए होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बेसिकली क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर छोड़ भी दे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 19 जुलाई 1905, बी 16 जुलाई 1905, सी 7 अगस्त 1905, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 19 जुलाई 1905।
और इम्प्लीमेंट कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो विभाजन की घोषणा इन्होंने 19 जुलाई 1905 को कर दी थी। अब आ जाइए 34 नंबर। बेसिकली इसमें ये दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो दावा ये कहता है भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है। बिल्कुल सही बात है। कारण राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। 35 है, सबसे बाह्य चक्र को डैश कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होता है। देखिए आजकल जो है प्लांट किंगडम सेल से भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ दिख गया, तो ज़रूर इसको करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। द आउटर और इल इज कॉल्ड द डैश एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। तो इसका सही आंसर होगा क्या क्या? ऑप्शन है पुमंग, कोरोला, जयांग, कैलिक्स। इसका सही आंसर कैलिक्स ही होगा। प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार का तरंग है? तो हाँ, ये आप बता सकते हैं, ये एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो लाइट का चैप्टर तो वहाँ से कर सकते हैं, या अगर आपने भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी हो जिसमें हम पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि किसका मूवमेंट कैसे होता है। अब आप आ जाएं 37। क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं, इसका अर्थ है कि अब अपचायक, और ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म दिख रहा है तो हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। द अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड गुड reducing agent. This implies that A, they easily loses electron, B, they are not stable at room temperature, C, they don't act with dilute acids, D, they easily capture electrons. बेसिकली क्या है, अल्कली मेटल जो होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा। 38 नंबर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एमोंग द 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइडेड इन द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992? ए म्युनिसिपल काउंसिल, बी नगर पंचायत, सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डी टाउन एरिया कमेटी। तो आप इसका सही आंसर समझ ही गए होंगे, डी होगा टाउन एरिया कमेटी। इन विच स्टेट सोनहट कोल माइंस आर लोकेटेड? तो देखिए अगर आपने ज्योग्राफी किया हो, खनिज खान, तो वहाँ ये चर्चा में मतलब है सोनहट कोल, तो ये कहाँ है? और ऑप्शन के हिसाब से भी आप जा सकते हैं, जैसे बिहार, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो देखिए बिहार में तो कोई कोल माइन है ही नहीं, वो सब झारखंड में चले गए। दूसरा चीज़ है पंजाब, यहाँ भी नहीं होगा। कर्नाटका में लॉ माइंस है, तो कोल माइन कहाँ बच गया? छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आ जाते हैं 40 पे। In a survey conducted on 600 people selected randomly, it was found that 180 go to work by a car only. तो एक सर्वे किया गया है, इसमें 600 लोग हैं और इसमें बोल रहा है कि 180 लोग जो हैं कार से काम करने जाते हैं केवल, 120 गो टू वर्क बाई बाइक ओनली, वो बाइक से जाते हैं, एंड 40 यूज बोथ वे, मतलब दोनों तरीके का यूज करते हैं, कार और बाइक दोनों। हाउ मैनी पीपल गो बाई नीदर कार नॉर बाइक? तो देखिए ये आसान है। अगर आपको जैसे मतलब 40 लोग दोनों जा रहे हैं, तो 180 में से अगर 40 घट गया तो कितना बचा? 140। ठीक, और 120 में से 40 कम हो गया तो कितना बचा? 80।
और 40 लोग तो दोनों से जा रहे हैं, तो सबको जोड़ दीजिए तो 140, 80 और 40 कितना हो गया 300 140 40 180 हो गए और 180 और 80 260। तो 600 में से अगर आप 260 घटाएंगे तो 360 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 360, क्योंकि घटाना इसलिए ज़रूरी है कि नीदर कार नॉर बाइक। 42 में है ऑन विच इशू द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड एट सूरत। सूरत में किस बात को लेकर डिवीज़न हो गया, तो आप आ जाइए। किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, स्वायत्तता, बी स्वदेशी, सी सहयोग, डी शिक्षा। तो बेसिकली देखिए एक्चुअली नरम दल और गरम दल थे, तो ये चारों मुद्दों को लेके गरम दल मतलब चाहता था कि इस पर एक मत बन जाए। तो स्वायत्तता का मुद्दा तो 2006 में जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे वहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन स्वदेशी के मुद्दे पर ही क्या हुआ, दोनों जो है बट गए। किस पे, स्वदेशी के मुद्दे पर। सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की। देखिए सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की, ए सर विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर सर विलियम जोन्स होगा। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, आपको पता ही होगा। तो इन्होंने ही सेंड्रोकोटस नाम की पहचान की थी। अब आ जाइए, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, ल्यूटेटियम, कैडमियम। उपरोक्त में से कोई नहीं, यूरेनियम का ही करते हैं। 235 238 का उपयोग किया जाता है। एक नेचुरल होता है, एक इनरिच्ड होता है। 235 नेचुरल होता है, 238 को इनरिच्ड करके बनाया जाता है। अब आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है, हीलियम अथवा नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम। तो देखिए हीलियम और नाइट्रोजन का ही उपयोग जो हम करते हैं इसके लिए करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो जो चिप्स वगैरह का पैकेट आता है उसमें भी भरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उसमें होता है उसका उपयोग। ठीक है, तो ये हो गया। हरित ऊर्जा का अर्थ है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनना है। ठीक है, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली बिल्कुल सही, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली बिल्कुल भी गलत, क्योंकि थर्मल प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। तीसरा है भूतापीय से उत्पादित बिजली बिल्कुल सही है, और चौथा है पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी के विषय में असत्य कथन, समापन साहनी दलदल नहीं, ये कच्छपुरन में जहाँ गिरती है, उद्गम स्थल गुरु शिखर, हाँ ठीक है। सहायक नदियाँ सरस्वती, बूंदी, सुक्री और जवाई, हाँ ये भी सही है। कुल लंबाई 530 किलोमीटर। देखिए जैसे मैंने पढ़ा है उसमें कुल लंबाई को भी लेके आप मतलब गलत मान सकते हैं। 495 किलोमीटर मतलब मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या मतलब आता है। तत्काल के लिए साहनी दलदल तो गलत ही है, कच्छपुरन में जाके गिरती है वो लूनी रिवर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब। ये यूएई के साथ ही चल रहा है, इसका सही आंसर यूएई।
यूएई के साथ हमने कई समझौते किए हैं। अभी सीएपीएफ के पेपर में भी इससे रिलेटेड 2 अच्छे क्वेश्चन आए थे, 3 स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे थे, तो उसको भी देखेंगे, नेक्स्ट कभी डिस्कस कर दूंगा। किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन हुआ? तो समाजवादी कांग्रेस दल का गठन 1936, 1934, 1938, 1932। तो 1934 में समाजवादी कांग्रेस दल का गठन हुआ था। देखिए, बिहार समाजवादी कांग्रेस दल का गठन 1932 में हुआ, लेकिन समाजवादी कांग्रेस दल का गठन ये 1934 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो चौधरी चरण सिंह बिल्कुल हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बिल्कुल हैं, प्रणब मुखर्जी ये नहीं है, प्रणब दा को पहले ही मिल गया था, ये नहीं है, और पीवी नरसिम्हा राव इनको भी इसी साल मिला है। इसके अलावा भी 2 व्यक्ति और हैं, आप उनको भी देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन करता है? हाँ, त्वचा द्वारा श्वसन करने वाले बंदर बिल्कुल नहीं, केचुआ, हाँ, अर्थवर्म इसी को बोलते हैं, मनुष्य ये भी नहीं, सर्प तो अर्थवर्म करते हैं, फ्रॉग आप जानते होंगे वो भी करते हैं त्वचा द्वारा। डैश वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है, मतलब कह रहा है कि पहला जो मानव द्वारा, चलिए आज 50 तक ही रहने देते हैं, आगे हम फिर कभी करेंगे। तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।